जय हिंद। तो आज भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। तो फिजिक्स में टोटल जितना भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। जैसे इसमें टॉपिक बाय टॉपिक है, जैसे मात्रक एवं इकाई, महत्वपूर्ण मापक एवं उपकरण, चाल, वेग, विस्थापन, उसके बाद बल, आवेग, बल आघूर्ण, अदिश राशि, सदिश राशि, उसके बाद सरल मशीन, न्यूटन के गति का नियम, संवेग या भार, उसके बाद देखिए घर्षण एवं घर्षण बल, कार्य एवं ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, कृत्रिम उपग्रह पलायन वेग, उसके बाद दाब, उत्प्लवकता, वायुमंडलीय दाब, घनत्व, पृष्ठ तनाव। तो जितना भी इसमें टॉपिक दिया हुआ है एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाला एग्जाम जो है इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। और इससे पहले बायोलॉजी का डाले हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट पर जरूर देखिएगा, बायोलॉजी वाला प्लेलिस्ट में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले देखेंगे मात्रक एवं इकाई। पहला है कि द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, तो उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता आइंस्टीन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता आइंस्टीन को कहा जाता है। ई बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? तो वह दिया था आइंस्टीन ने। भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो वह हुआ था फ्यूजी से। ग्रीक शब्द जो है फ्यूजी का अर्थ क्या होता है? वह होता है प्राकृतिक। वर्तमान में मापक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता यानी जो पदवी था एसआई, तो एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई पदवी स्वीकार किया गया था, तो एसआई पदवी को स्वीकार किया गया था 1967 में। एसआई पदवी में मूल मात्रक की संख्या होती है तो वह होता है 7। एसआई पदवी में जो है संपूरक मात्रों की संख्या होती है, तो संपूरक मात्रों की संख्या पूछेगा तो वह हो जाएगा 2, जबकि मूल मात्रकों की संख्या पूछेगा तो वह हो जाएगा 7। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो वह है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। समुद्री दूरी मापने की इकाई है तो वह है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दर को मापा जाता है, तो जल की प्रवाह दर को मापा जाता है क्यूरेक्स में मापा जाता है। एक क्यूरेक्स बराबर होता है 28.317 लीटर होता है। समतल कोण का मात्रक होता है, तो समतल कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन, जबकि घन कोण का मात्रक होता है तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है, तो रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है तो वह मापा जाता है सेक्सटेंस में। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। प्रत्यक्ष का मात्रक होता है तो वह होता है हेरनी, जबकि प्रादीप्तिक घनत्व का मात्रक होता है तो वह होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जबकि एक माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिलीमीटर होता है। 0.001 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। फॉर्मीमीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है तो वह होता है ल्यूमिनेस। उसके बाद देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो वह होता है कैंडिला। और एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक फेमेटो बराबर होता है तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक बैरल बराबर होता है तो 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। एक गैलन बराबर होता है तो 3.785 लीटर होता है। उसके बाद देखिए एक कैरेट हीरा बराबर होता है तो एक कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। एक फैदम बराबर होता है तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। महत्वपूर्ण मापक यंत्र देखिए, यानी करा कि गैसों का दाब का मात्रक या मापा जाता है, तो गैसों का दाब मापा जाता है तो नैनोमीटर में। द्रव की संयंत्रता जो मापा जाता है यह विक्सोमीटर में मापा जाता है, जबकि द्रवों की प्रवाह की गति को मापा जाता है वेंचुरी मीटर में। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है तो वह नापा जाता है नेफोस्कोप से मापा जाता है। वाहन की चाल मापा जाता है तो टोकोमीटर से मापा जाता है। टेकोमीटर से वाहन की चाल मापा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र है तो वह है ऑडियोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है तो वह मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
उसके बाद देखिए सोनार प्रयोग किया जाता है तो नौ चालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सागर की गहराई मापी जाती है तो फेदोमीटर से सागर की गहराई मापी जाती है। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है तो अल्टीमीटर से। उसके बाद देखिए सोलर रेडिएशन मापा जाता है तो वह मापा जाता है फायर हिलियोमीटर या पायरेनोमीटर से मापा जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है तो वह है ऑडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है तो वह रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंपीय तीव्रता, जबकि भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है तो वह है सिस्मोग्राफ। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है तो वह है क्रेस्कोग्राफ। हवा के बेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है तो ब्यूटेरियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है तो वह है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है तो वह है पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है तो वह किया जाता है गैरोस्कोप से किया जाता है। उसके बाद देखिए घूमते हुए चक्के की गति जो है प्रति सेकेंड घूर्णन को मापा जाता है तो वह मापा जाता है स्ट्रेबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है तो वह है ऊर्जा की। किलोवाट घंटा इकाई है तो वह है ऊर्जा की। बोलोमीटर से मापा जाता है तो तापमान को बोलोमीटर से मापा जाता है। सदिश राशि एवं अदिश राशि। वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है तो वह हो जाएगा अदिश राशि। वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है तो उसे अदिश राशि कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रमुख अदिश राशियाँ हैं तो प्रमुख अदिश राशियाँ द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व और दूरी, ये सब जो है अदिश राशि है। उसके बाद देखिए वैश्विक भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है तो परिणाम दिशा दोनों होगा तो वह हो जाएगा सदिश राशि। प्रमुख सदिश राशियाँ हैं तो वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार, ये सब क्या है तो ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं। उसके बाद देखिए चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाता है तो उसे विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है तो उसे चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है तो उसे वेग कहा जाता है। चाल तथा वेग का मात्रक होता है तो चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग तथा चाल की बीमा होती है तो वह होता है L/T−1 होता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है तो उसे कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग का मात्रक होता है तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग की बीमा होती है तो ML/T−1 होता है। उसके बाद देखिए वेग परिवर्तन की दर कहलाता है तो उसे त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि त्वरण की बीमा होती है तो वह होता है L/T−2 होता है। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है तो मंदक। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है तो मंदन। उसके बाद देखिए बल, आवेग एवं बल आघूर्ण। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु को कहते हैं तो उसे आवेग कहा जाता है। आवेग का मात्रक होता है तो न्यूटन सेकेंड होता है। बल एक प्रकार का है तो बल एक प्रकार का दबाव या खिंचाव होता है। बल का ऐसे मात्रक होता है तो वह होता है न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक होता है तो वह होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है तो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। बल की बीमा होती है तो बल की बीमा जो होता है ML/T−2 होता है। बल गुणनफल है तो मात्रक और त्वरण का बल गुणनफल है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है तो पृथ्वी की परिधि, कृत्रिम उपग्रहों की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है तो वह होता है केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है तो वह होता है केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है तो अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। उसके बाद देखिए कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्कस में मौत का कुआं का खेल का उदाहरण है तो वह है अपकेंद्रीय बल का। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष पर परित घूमने की क्रिया कहलाता है तो उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण है तो एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है तो एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण की बीमा होती है तो वह होता है ML/T−2 होता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो वह होता है बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क कहते हैं। उसके बाद देखिए सरल
सरल मशीन होता है तो एक युक्त है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है, उसे ही सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन कार्य करती है तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिससे सरल मशीन के उदाहरण है उत्तोलक, घिरनी, जिसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होता है, तो कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक आता है तो सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की मशीन जो है यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होता है। जबकि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है तो स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल या बेलचा, ये सब जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आता है। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाया गया आयास या बल के अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है, तो प्रक्षेपित गति कहा जाता है। प्रक्षेपित गति का उदाहरण है धनुष से छूटा बाण और तोप से छूटा गोला, ये सब जो है प्रक्षेपित गति का उदाहरण है। प्रक्षेप का पथ होता है तो यह होता है परबैलाकार होता है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, तो 45 डिग्री कोण पर, यानी 45 डिग्री कोण पर सबसे अधिक दूरी तय करेगी। प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होता है तो सबसे ऊंचा फेंकना है तो 90 डिग्री पर कोण बनाकर फेंकेंगे। उसके बाद है कि घर्षण एवं घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे ही घर्षण बल कहा जाता है। कह रहा है कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क बल या संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे ही क्या कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। उसके बाद देखिए मशीनों में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अस्नेहक का प्रयोग किया जाता है जो कि ग्रेफाइट रहता है। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है तो उसे सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। जबकि किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है तो उसे लोटनी घर्षण बल कहा जाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है, तो स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। किसी घर्षण कह रहा है कि किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, तो वह होता है स्थैतिक घर्षण बल का। लोटनिक घर्षण बल का मान होता है तो वह होता है सबसे कम। अंतरिक्ष से गिरा हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है तो वह वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है तो वह घर्षण के कारण। वाहनों में स्नेहक तल का करा कि स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए। न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व। प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था, तो न्यूटन ने। गति के नियम के प्रतिपादक थे तो वह थे न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार क्या होता है, तो कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही जो है न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व के नियम की खोज किया था तो गैलीलियो ने किया था। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिर जाता है तो ऐसा किस कारण होता है, तो विराम के जड़त्व के कारण होता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह भी गति के जड़त्व के कारण होता है। जबकि अचानक चलने पर होता है विराम के जड़त्व के कारण, जबकि रुक जाने पर यानी कि अचानक रुकने पर तो गति के जड़त्व के कारण होता है। डंडे से प्रहार करने पर जो है कोट की धूल झड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो यह विराम के जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई है तो वह है द्रव्यमान। बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है प्रथम गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या होता है, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। उसके बाद देखिए न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार क्या होता है, तो प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है, ऐसा किस कारण, तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ऐसा होता है। गति का प्रथम समीकरण है तो v बराबर u प्लस at होता है। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए गति का द्वितीय समीकरण का संबंध प्रदान करता है तो वह करता है वस्तु के स्थिति समय के बीच को। संवेग एवं भार देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है तो उसे संवेग कहा जाता है। संवेग का मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग की बीमा होती है तो संवेग की बीमा होता है ml
T−2 होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है क्या होता है, तो यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति या उड़ान या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट की गति। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो यह रॉकेट में, जबकि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है वह कहलाता है, तो उसे भार कहा जाता है। भार का मात्रक होता है तो न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, वस्तु का भार कम होगा, तो वस्तु का भार जो है कम होगा विषुवत रेखा पर, जबकि वस्तु का भार जो है सबसे अधिक होगा तो वह होगा ध्रुव पर। वस्तु का भार न्यूनतम होगा या शून्य होगा तो वह होगा केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के यानी पृथ्वी पर के भार का होता है तो 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तो वह हो जाएगा 100 न्यूटन। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है तो वह होता है 0। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है तो 1/81 भाग होता है। कार्य एवं ऊर्जा। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है, तो उसे कार्य कहा जाता है। कार्य बराबर होता है तो बल गुना विस्थापन। कार्य में होता है केवल परिणाम, दिशा नहीं होता है। कार्य में जो है केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। कार्य होता है तो एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, तो एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वह होता है जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वह होता है अर्घ। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्घ के बराबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर क्या होता है, वस्तु विस्थापित होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है या घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वह शून्य हो जाएगा। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य जो है ऋणात्मक कब माना जाएगा, तो जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में कार्य करने की क्षमता होता है तो उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा होता है तो 22 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में जो होता है तो 9.4 कैलोरी ऊर्जा होती है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो उसे स्थितिक ऊर्जा कहा जाता है। खींचे हुए धनुष के तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो वह होता है अस्थितिक ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होती है तो वह होता है अस्थितिक ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है तो वह होता है स्थितिक ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंडों में होती है तो वह होता है स्थितिक ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो वह कहलाता है गति ऊर्जा। गति ऊर्जा बराबर होता है तो वह होता है 1/2 mv²। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है तो वह होता है गति ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है तो वह होता है गति ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी तो वह होता है गति एवं स्थितिक ऊर्जा। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गति ऊर्जा होगी तो वह हो जाएगा 4 गुना। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी तो वह हो जाएगी दुगना। संवेग को दुगना करने पर गति ऊर्जा होगा तो वह हो जाएगा 4 गुना। उसके बाद देखिए, गति ऊर्जा करा की स्थिति और गति ऊर्जाओं का योग कहलाती है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिक ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। लेंज का नियम प्रमाणित है या परिणाम है तो वह है ऊर्जा संरक्षण नियम के। उसके बाद देखिए, शक्ति कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो वह मेगावाट में किया जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है तो 1000 किलोवाट होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है तो साधारण मनुष्य की शक्ति जो होता है वह 0.5 से लेकर 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। बल जिसमें पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है कहलाता है गुरुत्वीय बल कहलाता है। 2 पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो
त्वरण उत्पन्न होता है वह कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान होता है तो वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान सबसे अधिक होगा तो ध्रुव पर सबसे अधिक जी का मान होगा। जी का मान कम होगा तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा, जबकि जी का मान जो है शून्य होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान और आकार पर यह निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है तो वह घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है तो वह ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादक किया था तो वह किया था न्यूटन ने। उसके बाद है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी है तो जी यानी कैपिटल जी है तो वह है अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी का मान होता है तो वह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो वह होता है समान। लिफ्ट में स्थिति पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थिति पिंड का भार घटता प्रतीत होता है तो वह जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थिति पिंड का भार क्या होगा तो वह हो जाएगा शून्य। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार क्या होता है तो कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होगा तो वह हो जाएगा शून्य। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है तो अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा तो लोहे की पहले गेंद गिरेगी और लकड़ी की बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति यानी निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या होगा तो वे दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए कृत्रिम उपग्रह और पलायन वेग। जैसे ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं तो उसे उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों के गति जो संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो केपलर ने। भू स्थिर यानी कि तुल्यकाली उपग्रह स्थित होता है वह होता है पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वह करता है पश्चिम से पूरब। उसके बाद देखिए भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल होता है तो वह होता है 24 घंटे का। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं तो वह भू स्थित कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है तो वह होता है शून्य। उपग्रहों की चाल निर्भर करती है तो वह करता है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो वह होता है सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो वह होता है सौर सेल। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तो कहलाता है पलायन वेग। पृथ्वी के वेग पलायन होता है तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि सूर्य के लिए पलायन वेग होता है तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है तो √2 गुना होता है। उसके बाद देखिए दाब। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है उसे दाब कहा जाता है। दाब का SI मात्रक होता है तो वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की बीमा होती है तो दाब की बीमा होता है L इन्वर्स 1 T इन्वर्स 2 होता है। दाब निर्भर करता है तो यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होगा तो अधिक लगेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा तो घटेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। द्रवों का क्वथनांक तथा दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, स्थिर रहेगा। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब है तो पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है तो वह होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर।
वायुमंडल दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है तो वह होता है वार। एक वार बराबर होता है तो 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है तो कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों ऐसा होता है? ऊपर वायुमंडल या वायुदाब कम होता है, ऊपर में जो है वायुदाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होता है? तो क्योंकि ऊपर वायुमंडल यानी वायुदाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जो है अचानक गिरना क्या कहलाता है या क्या किसका संकेत देता है? आंधी तूफान का। बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे गिरना किसका संकेत देता है? तो वर्षा होना का है। उसके बाद है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसको संकेत देता है? तो यह मौसम साफ रहने का। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? तो वह भी बढ़ती है। उत्प्लवन बल एवं उत्प्लवकता, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊर्जा की द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। जब कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। उसका कारण है तो वह है उत्प्लवन बल के कारण ऐसा होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लावन का सिद्धांत दिया था तो वह दिया था आर्किमिडीज ने। प्लावन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावकता बल निर्भर करता है यह द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तुओं के आयतन पर। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में क्या होगा? तो डूब जाएगा। उसके बाद देखिए घनत्व, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है तो उसे घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का ऐसा मात्रक होता है तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का बीमा होता है तो घनत्व का बीमा जो होता है ml/3 होता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलने पर जल का घनत्व क्या होगा? तो वह बढ़ जाएगा। अगर जल में अशुद्धि या लवण मिलाएंगे तो जल का घनत्व बढ़ जाएगा। समुद्री जल में तैरना आसान होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व अधिक होने के कारण। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.52 होता है, जबकि अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैर रहा है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होगा? तो घनत्व बढ़ेगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो उसका घनत्व। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। बादल वायुमंडल में तैरता है। ऐसा क्यों? तो वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होता है? तो वह घटता है। जमने पर पानी का घनत्व होता है तो वह घटता है। जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। अगर पानी जमेगा तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन और घनत्व जो है घट जाएगा। पिघलेगा तो बर्फ का आयतन क्या होगा? घटेगा, जबकि जमेगा तो बढ़ेगा। ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है। उसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का कारण है तो अणुओं के बीच ससंजक बल होता है, यानी पृष्ठ तनाव का कारण होता है तो अणुओं के बीच ससंजक बल होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो वह होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की बीमा होता है तो वह होता है ml/2 और T/2 होता है। द्रव का पृष्ठीय तनाव निर्भर करता है तो वह करता है द्रव की प्राकृतिक एवं ताप पर। करा कि द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है तो द्रव की प्राकृतिक एवं ताप पर।
द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वह घटता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वह भी बढ़ता है। उसके बाद देखिए अपमार्जक यानी कि साबुन, डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वह कम हो जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है, तो वह भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है, तो पृष्ठ तनाव कम होने से उसका लार्वा जल में डूबकर मर जाता है। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव कम करने के लिए। तेल जल के पृष्ठ पर तेल फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ससंजक बल एवं असंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल होता है, तो वह होता है ससंजक बल होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है, तो वह होता है असंजक बल। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, तो द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण। जल जो है किसी वस्तु को भिगोता है, तो असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाता है या उभर कर आता है, तो वह आता है असंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है, तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। करा कि जब कोई नाव नदी से सागर में जाता है, तो क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद देखिए केशिका। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, क्या कहलाती है? तो उसे केश नली कहा जाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहा जाता है? तो केशिकत्व कहा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो वह भी चढ़ता है केशिकत्व के कारण। वाल्टिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, तो वह सोख लेता है केशिकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह केशिका क्रिया पर कार्य करता है। पौधे की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है, तो वह है केशिकत्व। उसके बाद देखिए श्यानता। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, वह कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है श्यानता गुण है, तो वह है केवल द्रवों तथा गैसों का। श्यानता जो है केवल द्रवों और गैसों में होता है। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता क्या होता है? तो कम होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, तो वह होता है 0। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? तो वह घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होता है? तो बढ़ जाती है। श्यानता का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो वह होता है वाइच। श्यानता गुणांक की बीमा होता है, तो वह होता है M L−1 T−1 होता है। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है, तो वह किया जाता है विस्कोमीटर से। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है, तो वह श्यानता के कारण होता है। उसके बाद देखिए प्रत्यास्था। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है, तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाती है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है, तो वह अपने पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का वह गुण क्या कहलाता है? तो उसे ही प्रत्यास्था कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बल कहलाता है, तो उसे प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल का मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है, तो उसे विकृति कहा जाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो उसे यंग प्रत्यास्थांक गुणांक कहा जाता है। प्रत्यास्थांक गुणांक का ऐसा मात्रक होता है, तो वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ है, तो वह है क्वार्टाइज। हुक के नियम अनुसार क्या होता है? तो प्रत्यास्था की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। हुक का नियम है, तो प्रतिबल बटा विकृति बराबर ई होता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हुक के नियम पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है? तो जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है, वहाँ दाब कम होता है। यानी कि जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा, वहाँ पर दाब कम होगा। बर्नौली प्रमेय जो है किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो वह बताता है द्रव चलित दाब पर। बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है? तो गहरा जल शांत बहता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम होता है।
उसके बाद देखिए वायुयान, वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है, तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेंट, सेंट स्प्रे आधारित है, तो सेंट स्प्रे आधारित है तो वह है बर्नौली सिद्धांत पर। बुनसेन, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव के प्रभाव की दर को मापा जाता है, तो वह वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। द्रव चालित ब्रेक जिसे हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं कार्य करता है, तो वह करता है पास्कल के सिद्धांत पर। सरल आवृत्ति गति देखते हैं। किसी पिंड के समय स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं, तो उसे दोलन गति कहा जाता है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, तो उसे आवर्तकाल या मात्रक सेकंड कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे ही आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का मात्रक होता है, तो वह होता है हर्ट्ज। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो वह नहीं बदलती है। सेकेंडी लोलक आवर्तकाल होता है, तो वह होता है 2 सेकंड। आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहा जाता है, तो उसे प्रत्यान बल कहा जाता है। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखिए लोलक आवर्तकाल निर्भर करता है, तो यह लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है, तो वह बढ़ेगा। उसके बाद देखिए कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए, कह रहा है कि कोई लड़की झूला झूल रही है और झूले पर वह खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो वह घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगना करने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 गुना यानी √2 गुना बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई दुगनी कह रहा है कि जब लोलक की लंबाई चौगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो वह 2 गुना हो जाएगा। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा, तो वह बढ़ जाएगा। लोलक की घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य है, यह एक यांत्रिक तरंग है। जल तरंगे होती है, तो वह होता है अनुप्रस्थ तरंगे। 2 उत्तोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है, तो उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है, तो मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिए ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, तो वह कहा जाता है एकॉस्टिक्स। जबकि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा तो सर्वाधिक होगा ठोस में, लेकिन कम होगा न्यूनतम पूछेगा तो वह होगा गैस में, लेकिन नहीं गमन करेगा तो निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम है, तो वह सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, यानी कि चाल क्रम में है तो गैस में कम होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। उसके बाद देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है, तो वह होता है एल्युमिनियम में। कितना होता है, तो 6120 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किस गैस में, यानी कह रहा है किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो वह होता है हाइड्रोजन में। कितना होता है, तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि का वेग होता है तो 1483 प्रति मीटर सेकेंड होता है। लोहा या स्टील में ध्वनि का चाल होता है तो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो वह है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव के अनुसार क्या होता है, तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों, तो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है तो यह आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है, तो उसे मैक संख्या कहा जाता है। उसके बाद देखिए पराध्वनिक चाल सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है, तो वह 1 से अधिक होता है। अति पराध्वनिक चाल हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है, तो 5 से अधिक होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है, तो हाइड्रोफोन कहा जाता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है, तो वह भी बढ़ता है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगी, तो वह बढ़ जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। दाब का ध्वनि चाल होता है, तो वह होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी दाब पर ध्वनि की चाल पर क्या होता है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होगा, तो वह अधिक होगा। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण क्यों होता है, तो क्योंकि महिला की आवाज़ का तरत्व जो है अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है, तो वह होता है डेसिबल।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 45 डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है तो वह होता है 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता होता है तो वह होता है 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्त करा कि ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो वह है 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो वह होता है 17 मीटर। कहा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो वह होता है 17 मीटर। प्रतिध्वनि का कारण होता है तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है या प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकेंड। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह ध्वनि के परिवर्तन पर कार्य करता है। हृदय की धड़कन सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। स्टेथोस्कोप की खोज किया था तो रेते लेनके ने किया था। यह कहाँ का था? तो यह फ्रांस का था। ध्वनि तरंगे होती है तो यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो यह लंबवत गमन करता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहा जाता है? तो अश्रव्य तरंग कहा जाता है, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। जबकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की बीच की ध्वनि की आवृत्ति होती है तो वह होता है श्रव्य तरंगे। कह कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 की बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो श्रव्य तरंगे। इसे जो है मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो उसे प्रासरव तरंगे कहा जाता है। इसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। सोनार तकनीक में उपयोग किया जाता है तो प्रासरव तरंगे का उपयोग किया जाता है। प्रासरव तरंगे को कौन कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली ये सब सुन सकता है। जबकि हमारा कान सुन सकता है तो केवल श्रव्य तरंगों को। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो वह है ध्रुवन। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वह किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है तो वह होता है अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनी होती है तो वह बना होता है फोटोन की। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण होती है तो वह होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। कह रहा कि एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण होती है तो वह होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक्स किरणें की खोज किया था तो WC राउंटजन ने किया था। चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता था तो एक्स किरणें का उपयोग किया जाता था। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें के तरंग दैर्घ्य मापने वाला उपकरण होता है तो वह होता है ब्रैग स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाला तरंग कौन सी होती है? तो वह होता है अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है तो वह होता है अवरक्त इंफ्रारेड तरंगे। अवरक्त विकिरण की खोज किया था तो वह किया था विलियम हर्शल ने। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है तो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? तो जोहान रिटर ने किया था। सौर तंत्र में बाहर उत्पन्न हुई ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा का विकिरण कहलाता है तो उसे कॉस्मिक किरणें कहते हैं। उसके बाद देखिए कॉस्मिक किरणें होती है तो वह होते हैं आवेशित कण होता है। कॉस्मिक किरणें क्या होता है? तो वह होता है आवेशित कण होता है। दृश्य किरणों की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होती है? तो वह होता है आयन मंडल में। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है तो वह होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। उसके बाद देखिए सेलुलर फोनो या रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में प्रयोग होता है या उपयोग किया जाता है तो रेडियो तरंगों का। रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंग का। MRI मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो वह होता है अप्रस्य या अपश्राव्य तरंगे। कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अल्ट्रासोनिक तरंग का। उसके बाद देखिए प्रकाश एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग की लंबाई का मात्रक होता है तो वह होता है एंगस्ट्रॉम। उष्मा देखिए उष्मा एक प्रकार का होता है तो यह एक प्रकार का ऊर्जा होता है। उष्मा की SI इकाई है तो उष्मा का SI इकाई होता है जूल, कैलोरी और अर्ग होता है। 1 ग्राम जल का ताप बढ़ने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रक होती है तो वह होता है कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है तो 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻² जूल के बराबर होता है। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है उष्मा का यूनिट है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है तो वह होता है चांदी।
एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वह होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उसके यानी उनके तापमान पर निर्भर करता है। कह रहा कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, तो वह होता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है तो जूल किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। उबलते जल की अपेक्षा जो है भाप से अधिक हाथ जलता है। ऐसा क्यों होता है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वह होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वह होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। उसके बाद देखिए चालन, संवहन और विकिरण। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है, तो वह चालन विधि के द्वारा। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो वह होता है संवहन विधि के द्वारा। पृथ्वी के वायुमंडल तथा विद्युतीय केतली का पानी गर्म होता है, तो वह होता है संवहन विधि के द्वारा। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, तो वह पहुंचता है विकिरण विधि के द्वारा। स्वच्छ रातों में बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी रहती है, तो वह विकिरण के कारण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है, तो वह होता है किरचॉफ का नियम। उसके बाद देखिए ताप का ऐसा मात्रक होता है, तो वह होता है केल्विन। सूर्य के बाहरी सतह का ताप होता है, तो वह होता है 6000 केल्विन होता है। उसके बाद देखिए उच्च तापमान मापा जाता है तो पायरोमीटर से। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो -40 डिग्री ताप पर। किसी वस्तु का ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, तो वह -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप होता है, तो वह भी -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिक थर्मामीटर कहलाता है, तो उसे पारा थर्मामीटर या तापमापी भी कहा जाता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार क्या था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। गलनांक, हिमांक और क्वथनांक। अल्कोहल जो जमता है यह -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा जमता है, तो पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारे का क्वथनांक जो होता है तो यह 357 डिग्री सेल्सियस होता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है कहलाता है गलनांक। वह ताप जिस पर ठोस जो है द्रव में बदल जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस जो है यानी द्रव जो ठोस में बदल जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। गलनांक और हिमांक होता है तो वह होता है बराबर। गलनांक या हिमांक एक ही को कहा जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है, तो वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है, तो शुद्ध जल का हिमांक हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि क्वथनांक हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है, तो वह था 273 केल्विन तथा 373 केल्विन। नमक मिलाने पर बल्ब का गलनांक क्या होता है? तो वह घट जाएगा। दाब बढ़ने पर अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव क्या होता है? तो द्रव जो होता है बढ़ जाता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्यों? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है? तो पहले तो घटेगा फिर बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर क्या होता है? तो वह घटता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं जम बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, तो वह एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित किया जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। रेफ्रिजरेटर में परिस्थितक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है, तो वह है थर्मोकपल। ऐसे ताप युग्मक कहा जाता है। थर्मोकपल प्रयोग किया जाता है तो तापमान मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा होता है, तो वायु में जल वाष्प की मात्रा होता है आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता मापक यंत्र है, तो वह है हाइग्रोमीटर।
आर्द्रता अधिक होती है तो वह होता है बरसात में। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता होता है तो वह बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर पर ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाती है तो रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश एवं प्रकाश तरंगे, वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कहलाता है प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिसे कहते हैं फोटोन। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की जो है व्यवस्था की थी वह क्या था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो डेनमार्क के रोमन ने कब किया था, 1676 ईस्वी में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो वह होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि कांच में प्रकाश की चाल होता है तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है निर्वात में ही होगा और सबसे कम कांच में हो जाएगा या हीरा देगा। उसके बाद देखिए प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति क्या होती है तो वह समान होता है। बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादले का गर्जन सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था तो वह क्या था, आइंस्टीन ने। प्रकाश तरंगे होती है तो वह होता है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो वह होता है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परस्पर होती है तो वह होता है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है तो वह होता है लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है तो वह होता है बैंगनी रंग का। आवृत्ति सर्वाधिक होती है तो वह होता है बैंगनी रंग की। आवृत्ति कम होती है तो वह होता है लाल रंग की। सभी रंगों को अवशोषित करता है तो वह करता है काला रंग की वस्तु। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था तो वह क्या था, हाइजेंक ने। कब किया था तो 1678 में। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो वह क्या था, आइंस्टीन ने। कब किया था, 1905 में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, यह देगा 500 सेकेंड। चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता समय है 1.28 सेकेंड लगता है। उसके बाद देखिए जब प्रकाश जो है वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल होती है तो इसकी चाल घट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत या सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहलाती है तो उसे वर्ण विक्षेपण जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रिज्म या कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा तो वह होगा बैंगनी रंग का। श्वेत या सूर्य प्रकाश मिश्रण है तो 7 रंगों का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है तो वह मापा जाता है एक्टियोमीटर से। कैथोड किरणें होती है तो वह होता है ऋणात्मक व अदृश्य। कैथोड किरणें की खोज किया था तो विलियम हुक ने किया था। कैथोड किरणें का वेग प्रकाश के वेग का होता है तो 1/10 गुना। उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों यानी धूल से टकराती है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना क्या कहलाती है तो यह घटना जो है कहलाती है प्रकाश की परिकिरणन कहलाता है। प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है तो लाल रंग के प्रकाश में जो है परिकिरणन सबसे कम होगा। प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होगा तो वह होगा बैंगनी रंग में। प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो वह प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा तो वह काला। पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखाई देता है तो वह देता है नीला। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। पेरिस्कोप प्रदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला घुलितहीन जो है प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणें के पथ में परिवर्तन कहलाता है तो प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से कांच में विरल माध्यम में यानी हवा में प्रवेश करता है तो क्या होता है तो उसे अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो क्या होगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ी जो है मुड़ी दिखाई देती है। ऐसा किस कारण से तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तारे टिमटमाते हुए दिखाई देता है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के
अंतर करा जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं तो वह प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए करा कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था T.H. माई माह ने किया था। जबकि इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। करा कि इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, उसके बाद अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होता है तो वह होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग पूछेगा तो वह हो जाएगा हरा। जबकि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है तो वह होता है लाल रंग का। इंद्रधनुष बनता है तो यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। प्राथमिक रंग यानी मूल रंग होता है तो वह होता है नीला, हरा और लाल। नीला, लाल, हरा होता है। उसके बाद देखिए जिन दो रंगों को मिलने से या जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहा जाता है पूरक वर्ण। रंगीन टेलीविजन में उपयोग किया जाता है तो प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किया था तो J.L. वेड्स ने किया था। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण। सपाट सतह युक्त दर्पण। सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह कलाई पॉलिश की होती है कहलाता है तो समतल दर्पण कहलाता है। दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर। समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या होती है तो वह होता है अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है तो वह है वस्तु की ऊंचाई का आधा। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह बनता है अनंत। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा। गाड़ियों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है तो वह होता है अवतल दर्पण। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए दाढ़ी बनाने, दांत, आंख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर जो प्रयोग करता है तो वह करता है अवतल दर्पण का। लेंस एवं मानव नेत्र देखिए करा कि एक अथवा दो गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई प्रदर्शी माध्यम कहलाता है तो उसे लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहलाता है तो अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस कहा जाता है तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो वह है डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो वह होता है 0 डायोप्टर। लेंस करेक्ट। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो वह होता है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो वह होता है ऋणात्मक। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो यह अवतल लेंस की भांति करता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक तथा उल्टा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है तो वह करता है फिल्म। नेत्रदान में मनुष्य दान करता है तो कॉर्निया को दान करता है। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो वह करता है आइरिस। आंख के रंग से मतलब है तो वह है आइरिस का रंग। रेटिना का शंकु एवं छड़ निर्धारण करता है तो आंख का रंग एवं प्रकाश की तीव्रता को। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो वह होता है अनंत। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता है तो नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि तथा फोकस दूरी में कमी। उसके बाद देखिए दूर दृष्टि दोष से व्यक्ति को क्या होता है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस की मोटाई में कमी तथा फोकस दूरी में वृद्धि। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसे कहा जाता है उसे दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। जबकि दीर्घ या दूर दृष्टि जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है तो उसे दूर किया जाता है उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके। दूर दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब बनता है तो वह रेटिना के पीछे। जबकि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही निकट की वस्तु। जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है निवारक हेतु उपयोग में लाया जाता है तो यह द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए
अविमुक्ता दोष में व्यक्ति क्षैतिक दिशा में ठीक से नहीं देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। कह रहा है कि क्षैतिक दिशा में ठीक से देख पाता है लेकिन ऊर्ध्व दिशा में जो है नहीं देख पाता है। अविमुक्ता दोष के निवारण के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का। वर्णधत्ता है तो एक आनुवांशिक रोग है। वर्णधत्ता क्या है? यह एक आनुवांशिक रोग है। वर्णधत्ता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? तो लाल तथा हरा में। घड़ी साज घड़ी, कह रहा है कि घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो वह आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में लगा होता है तो उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है तो उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था तो जेड जॉनसन ने। सूक्ष्म कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है तो 2 उत्तल लेंस का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था तो नॉल और रुस्का ने। दूरबीन का आविष्कार किया था तो हेंस लिपेसरी ने। जबकि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। उसके बाद देखिए विद्युत धारा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा होती है तो एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है एम्पियर। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से मापी जाती है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो वह होता है 0। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है कूलम। एक कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो वह है ऊर्जा की। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो वह होता है वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है फैराडे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है तो वह मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। शंट होता है तो शंट क्या है? तो एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो उदासीन तार का रंग जो होता है वह होता है काला। अपशिष्ट खोखले गोले में अंदर विद्युत तीव्रता होती है तो वह होता है 0। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है? तो वह होता है समांतर क्रम में। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। फ्यूज तार मिश्रण तो वह होता है सीसा और टीन का। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है तो वह होता है निम्न। विद्युत फ्यूज कार्य करती है तो यह विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है तो वह होता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। हीटर का तार बना होता है तो वह नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है तो वह निकल व क्रोमियम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो वह होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था तो थॉमसन एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो वह होता है नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है? तो वह होता है 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक तथा क्वथनांक होता है तो वह क्रमशः 3422 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखिए हेलोजन लंब का तंतु मिश्र धातु होता है तो हेलोजन लंब का तंतु जो होता है यह टंगस्टन एवं सोडियम का। सामान्य ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प व आर्गन। ट्यूबलाइट के दीवारों पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो वह होता है फास्फोरस का। ट्यूबलाइट के दोनों किनारों पर लगे होते हैं तो बेरियम ऑक्साइड के तंतु। चालक का वह गुण जो उसमें प्रभावित आवेश का विरोध करता है कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है तो वह होता है ओम। किसी धातु की प्रतिरोधकता गर्म करने पर क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है तो वह होता है ओम मीटर। विभवांतर मापा जाता है तो वह मापा जाता है वोल्ट मीटर से। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो वह होता है अनंत। उसके बाद देखिए ऊर्जा रूपांतरण। वह क्रिया जिसमें किसी चालक को परावर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। डायनमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए डायनमो परिवर्तित करता है तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। विद्युत मोटर बदलता है तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन बदलता है तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल यानी बैटरी परिवर्तित करता है तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो सितार। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा तो मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करेगा मोमबत्ती। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है तो लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था तो वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। शुष्क सेल कहलाता है तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। शुष्क सेल की क्षमता होती है तो 1.5 वोल्ट होता है।
सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो वह होता है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल का कैथोड बना होता है तो वह होता है जस्ता का। विद्युत सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का। सेल के एनोड पर होता है तो वह होता है धन आवेश। सेल के कठोर पर बना होता है तो ऋण आवेश। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होता है तो वह होता है सीसा। गैलेना अयस्क है तो वह सीसा लेड का। किसी लवण के जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है कहा जाता है तो विद्युत अपघटन। सीसा संचायक बैटरी एवं कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो वह होता है अमोनिया क्लोराइड। लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत घंटी यानी टेलीफोन आदि में। टेलीफोन का आविष्कार किया था तो ग्राहम बेल ने। विद्युत घंटी कार्य करती है तो यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। दूरबीन का आविष्कार किया था तो हेंस लिपेर्सी ने दूरबीन का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए दृष्टि धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे डीसी और एसी के बारे में। तो दृष्टि धारा जो होता है डीसी, जबकि प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी। कह रहा है कि किसी परिपथ में एक दिशा में बहने वाली धारा कहलाती है तो उसे दृष्टि धारा यानी कि डीसी कहा जाता है। उसके बाद है कि यदि धारा का प्रभाव समांतर रूप से आगे पीछे होता रहे तो उसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी कहते हैं। उसके बाद देखिए भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो वह होता है 50 हर्ट्ज। डायोड से धारा बहती है तो वह एक दिशा में। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था तो माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा में। ट्रांसफार्मर का कार्य है तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर का काम होता है तो एसी वोल्टेज को ऊपर या नीचे करना। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है तो वह करता है रेक्टिफायर, यानी एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है तो डीसी को एसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है तो वह होता है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक है तो वह है ग्राहम बेल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो प्रेरित धारा की। उसके बाद देखिए चालक, अचालक और अर्धचालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश से सरलता से प्रभावित होता है उसे चालक कहा जाता है, जबकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, तो उसे अचालक कहेंगे। विद्युत चालकता का यूनिट होता है तो वह होता है मोहम। पदार्थ जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है तो उसे अर्धचालक कहा जाता है। प्रमुख अर्धचालक है तो वह सिलिकॉन जर्मेनियम। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सोलर सेल में प्रयोग होता है तो वह होता है सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल है तो वह है सौर सेल। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होता है तो वह बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होता है तो वह भी बढ़ता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा तो वह घटेगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा तो वह घटेगा। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है अर्धचालक से। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है तो वह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। उसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था तो डब्ल्यू शॉकले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था तो डब्ल्यू शॉकले ने किया था। उसके बाद देखिए कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, उसे कहा जाता है अतिचालक। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो वह होता है शून्य। अतिचालक का लक्षण होता है तो वह होता है उच्च परमगैयता। जबकि वायुमंडल ताप पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है तो वह होता है 133 केल्विन। अतिचालकता की खोज किसने किया था तो केमरलिंद ओन्स ने 1911 ईस्वी में किया था। तड़ित के दौरान भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो तड़ित चालक का। तड़ित में अधिक मात्रा में होती है तो विद्युत ऊर्जा। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो यह तांबा का। उसके बाद देखिए चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होता है तो वो लोहे का ऑक्साइड। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का, जबकि अस्थायी चुंबक बनेगा तो वह हो जाएगा इस्पात का। अस्थायी चुंबक बोलेगा तो वह हो जाएगा नर्म लोहा का, और जबकि अस्थायी चुंबक हो जाएगा इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो वह होता है विकर्षण, जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबक में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण कहलाता है तो उसे चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो चुंबक के सिरों के निकट। चुंबकत्व का अभाव होता है तो चुंबक के ठीक मध्य में। चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो पीटने या गर्म करने पर।
चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर दिशा में। चुंबक के चारों ओर चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिससे चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है तो वह होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है तो वह होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है तो वह होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है तो टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो वह किया था ऑर्स्टेड द्वारा। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो दक्षिण से उत्तर ध्रुव। उसके बाद है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान को कहा जाता है नमन कोण। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है तो वह होता है 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है तो उसे दीपाक्त कोण कहा जाता है। पृथ्वी के दिक्पात का मान होता है तो वह होता है 180 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है तो वह होता है वेबर। उसके बाद देखिए यांत्रिक ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। रडार उपयोग में आता है तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की दिशा यानी वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का आविष्कार किया था तो एच टेलर एवं लियो सी यंग ने किया था। कब किया था? 1930 में। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रेडियो डायरेक्शन रेंजिंग। उसके बाद देखिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लाया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोतों से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यक्तिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है तो उसे होलोग्राफी कहा जाता है। होलोग्राफी का आविष्कार किया था तो डेनिस गबोर ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मैनन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मैनन ने किया था। उसके बाद देखिए लेजर का प्रयोग क्या होता है? तो लेजर का प्रयोग किया जाता है धातुओं को काटने तथा हीरा तराशने, रंगों की इलाज करने आदि में। उसके बाद देखिए मेसर एक उदाहरण है जो कि क्या करता है? उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन करता है। उसके बाद देखिए मेसर की खोज किया था तो चार्ल्स एस टाउन्स ने किया था। लेजर में प्रकाश किरणें का उत्सर्जन होता है तो जबकि लेजर में सूक्ष्म करने का। उसके बाद है कि परमाणु भौतिकी। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की त्रिज्या होती है तो वह होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है तो परमाणु की त्रिज्या जो होता है 10⁻−10 मीटर। नाभिक का त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻−15 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻−10 मीटर। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं तो वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो वह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या का वेग कहलाता है तो उसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो वह परमाणु संख्या के। प्रोटॉन का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन यानी कि कब किया था? 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। प्रोटॉन होता है तो यह धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो 1840 गुना। पॉजिट्रॉन है तो यह एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। कब किया था? 1932 में। न्यूट्रॉन है तो यह द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉनों की खोज किया था तो पाउली ने। कब किया था? 1930 में। फोटोन होता है ऊर्जा के बंडल। परमाणु विद्युत होता है तो वह होता है उदासीन। रेडियो सक्रिय तत्व है। तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करता है कहलाता है रेडियो सक्रिय तत्व। पदार्थों से विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणों कहलाती हैं तो रेडियो सक्रिय किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज किया था तो हेनरी वेकुलर ने। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो वह होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो GM काउंटर से। अल्फा, बीटा, गामा में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है तो केवल गामा किरणों में। गामा किरणें का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड ने। गामा किरणें की खोज करता थे तो हेनरी वेकुलर। वेदन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो वह होता है गामा किरणों की। कोबाल्ट 60 जो क्या है तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें का। उसके बाद देखिए
कोबाल्ट सिटी से उत्सर्जित गामा किरणें का प्रयोग होता है तो वह होता है कैंसर के इलाज में। आयोडीन आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है तो थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पीरे एवं मैडम क्यूरी ने। जीव के अवशेषों की आयु पता लगाया जाता है तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा देखिए, भारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ग्रेटर होता है तो वह होता है न्यूट्रॉन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो वह होता है नाभिकीय विखंडन में। परमाणु बम सिद्धांत आधारित है तो वह है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है तो वह है यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1945 में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, यह किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। कब किया गया था? 1992 में। नाभिकीय पर परमाणु रिएक्टर होता है तो वह होता है आणविक भट्ठी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो वह बनाया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा 1942 में शिकागो में बनाया गया था। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्ठी है तो वह है अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट और भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम का छड़ और बोरोन की छड़ को। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो भारी जल यानी D2O एवं द्रवित सोडियम का। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो वह होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो वह है थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तो वह है तारापुर। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष कार्यक्रम। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था तो वह हुआ था, यानी विश्व जो है अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था तो 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना हुआ था 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर गया था तो लाइका नामक कुतिया। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था तो मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ रूस की थी। कब गई थी? तो 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी तो वह थी बेलेनिन्तिना तुरस्केवा, जो कि सोवियत संघ रूस की थी। कब गई थी? 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था अलेक्सी लियोनोव, जो कि कहाँ का था? यह भी रूस के था। कब गया था? 1965 में। तो याद रखिएगा, पहला व्यक्ति गया था तो 1961 में, पहली महिला गई थी 63 में, और पहली तैरने वाली व्यक्ति गया था तो वह गया था 65 में। यानी 2-2 साल आगे बढ़ाते जाइएगा। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी तो वह थी स्वेतलाना सवितिग्याकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई था तो वह था फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था तो वह था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब गया था? तो राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। कब? 1997 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। कब गई थी? तो 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? तो सिरिसा बांदला, जो कब गई थी? 2011 में। कल्पना चावला की मृत्यु हुआ था 1 फरवरी 2003 को। कहाँ हुआ था? कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो क्रिस्टिना कोच। कितना दिन रही थी? तो 328 दिन 2020 तक में बताया गया है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था तो वह था लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान था तो वह था लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष था तो वह था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कहाँ का था? अमेरिका का। कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था तो अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था तो अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक यानी कि डेनिस टिटो USA के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक पूछेगा तो वह हो जाएगा डेनिस टिटो। कहाँ का था? तो यह USA का। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो अनु से अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? तो वह है कोलंबिया, जो कि USA का है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान था तो वह था बाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था तो वह था स्पुतनिक 1। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष विज्ञान। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन था? तो वह था जेम्स वेब स्पेस
टेलीस्कोप जो कि अमेरिका का था। भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कौन था? वह है देहरादून। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है, वह है हैदराबाद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वह है अहमदाबाद। उसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, तो वह है त्रिवेंद्रपुरम। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो कहाँ है? तो वह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, तो वह है अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो वह है अहमदाबाद में। उसके बाद देखिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्थापना कब हुआ था इसरो का? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलौर में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। नासा का संगठन हुआ था 1958 में वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। उसके बाद देखिए स्पेस किसका है? तो नासा का यानी अमेरिका का। उसके बाद जेक्स किसका है? जापान का। सिनेक्स किसका है? चीन का। ISA किसका है? इजराइल का। जबकि रोस्कोकॉम्स किसका है? रूस का। जबकि सुप्राकोस किसका है? पाकिस्तान का। एविया किसका है? ब्राजील का। भारतीय उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रथम प्रक्षेपित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो वह है रोहिणी फर्स्ट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो वह है कल्पना 1 जो कि पुराना नाम मैटसेट था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है वह है एप्पल। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है तो वह है इको 03। भारत का पहला सौर मिशन है तो आदित्य L1। उसके बाद देखिए प्रक्षेपित गणन। उसके बाद देखिए SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जबकि PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो आज हम टोटल फिजिक्स और अंतरिक्ष विज्ञान से कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले जो है समान विज्ञान का यानी कि जीव विज्ञान का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। वह भी आपको जीव विज्ञान नाम से NCERT का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो डालें उसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।